नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी खबर पर बात कर रहे हैं। खबर ये है कि क्या भारत वाकई दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जी। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने तो यही दावा किया है। सुनने में तो ये काफी प्रभावशाली लगता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात लगती है ये। लेकिन क्या ये आंकड़ा मतलब पूरी कहानी कहता है? हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक तरफ तो नीति आयोग की घोषणा है, विकसित भारत का विजन है, हाँ। तो दूसरी तरफ एक विश्लेषण भी है जो इस दावे की टाइमिंग, इसके आधार और जमीनी हकीकत पर कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। सही बात है। तो चलिए आज इन दोनों पहलुओं को जरा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। देखिए, नीति आयोग के सीईओ ने जो कहा, उन्होंने आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला दिया है जी। और कहा कि भारत इसी समय मतलब अभी $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ जापान को पीछे छोड़ चुका है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। चौथी सबसे बड़ी। हाँ, उनके मुताबिक अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी हमसे आगे हैं। अच्छा। और ये घोषणा हुई 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के बाद। हाँ, उसका विषय भी तो विकसित भारत से जुड़ा था। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्य विषय था विकसित भारत हेतु विकसित राज्य। हाँ। उनका ये भी मानना है कि भारत अभी एक टेक ऑफ स्टेज पर है, मतलब तेज आर्थिक विकास के लिए तैयार है। टेक ऑफ स्टेज यानी रफ्तार पकड़ने वाला है। हाँ, एक तरह से। और उनका अनुमान है कि अगले 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री के हवाले से भी कुछ कहा गया था शायद, पिछले 10 सालों के काम को लेकर। जी बिल्कुल। कहा गया कि जो पिछले 10 साल की उपलब्धियां हैं, जैसे कि घर बनाना, शौचालय, स्वास्थ्य कवरेज वगैरह, हाँ। वो इस बढ़ोतरी का आधार बनी है और अब वक्त है रफ्तार बढ़ाने का। और राज्यों की भी भूमिका बताई गई। हाँ, राज्यों से कहा गया है कि वो 2047 तक विकसित बनने के लिए अपने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। और सुनने में आया है कि करीब 17 राज्य इस पर काम कर भी रहे हैं। अच्छा, 17 राज्य। और इस विजन में किन चीजों पर फोकस है? देखिए, इसमें कई बातें हैं, जैसे व्यापार में आसानी, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी। फिर मैन्युफैक्चरिंग, स्किलिंग, एक्सपोर्ट बढ़ाना, टूरिज्म में तो एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य जैसी बात भी है। शहरी विकास और खासतौर पर महिला रोजगार पर भी जोर है। और टीम इंडिया की भावना को, मतलब मिलकर काम करने को, विकसित भारत के लिए जरूरी बताया गया। ठीक है, तो ये तो हुआ सरकारी पक्ष या नीति आयोग का नजरिया। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, एक दूसरा दृष्टिकोण भी है जो कुछ सवाल उठाता है। हाँ जी। खासकर इस घोषणा के समय को लेकर। क्या कहा गया है उसमें? हाँ, कुछ स्रोत, जैसे एक रिपोर्ट का जिक्र है, शायद CNBC TV 18 की, वो कहती है कि ये घोषणा थोड़ी जल्दबाजी में हुई है। जल्दबाजी में? हाँ। मतलब ये कि शायद ये 2025 के अनुमानों पर आधारित हो, ना कि 2024 के जो पक्के आंकड़े उन पर। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और सवाल ये भी पूछा गया है कि अगर ये इतनी बड़ी उपलब्धि है तो इसका वैसा जश्न, वो माहौल बिजनेस अखबारों में क्यों नहीं दिख रहा। ये भी सोचने वाली बात है। और एक और दिलचस्प नुक्ता उठाया गया है, वो ये कि भारत का आगे बढ़ना कुछ हद तक जापान की अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने की वजह से भी है। जापान की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है? हाँ, हाल के सालों में वो लगभग $6 ट्रिलियन से घटकर $4 ट्रिलियन के आसपास आ गई है। ओह। तो सवाल ये कि क्या ये वाकई में हमने उन्हें पीछे छोड़ा है, या वो खुद धीमे हो गए और हम आगे निकल गए एक तरह से। हाँ, ये एक अलग पर्सपेक्टिव देता है पूरी बात को। और शायद सबसे बुनियादी सवाल तो यही है कि भाई इस रैंकिंग के सुधरने का आम नागरिक के जीवन पर क्या असर दिख रहा है? क्या कोई फर्क पड़ रहा है? सही बात है। क्या हमारे यहाँ जीवन स्तर में वैसी बेहतरी आ रही है जैसी ब्रिटेन, जर्मनी या जापान में है? ये स्रोत हमें यही सोचने पे मजबूर करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं स्रोतों में कुछ ऐसे आर्थिक संकेतक भी सामने रखे गए हैं जो थोड़ी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। जैसे पहला तो है आम आदमी पर बढ़ता आर्थिक दबाव। ओके। घरेलू कर्ज लगातार बढ़ रहा है। जून 2024 तक ये GDP का करीब 42.9% हो गया था। काफी ज्यादा है ये तो। जी। फिर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में NPA, यानी वो कर्ज जिसके वापस आने की उम्मीद कम है, वो एक साल में लगभग दुगना होकर 16% तक पहुंच गया है। ओह, ये तो खतरे की घंटी है। बिल्कुल। और ऊपर से बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर जो जुर्माना वसूला जा रहा है, वो भी काफी ज्यादा है। 2023-24 में 2330 करोड़ रुपए। यानी एक तरफ अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने की बात हो रही है और दूसरी तरफ आम लोगों पर कर्ज और लागत का बोझ बढ़ रहा है। सही कहा आपने। और दूसरा पहलू है बढ़ती असमानता। हाँ, एक रिपोर्ट का जिक्र है कि अगर कोई महीने में सिर्फ 25,000 रुपए कमाता है
तो वो देश के टॉप 10% कमाने वालों में आ जाता है। सिर्फ 25,000 में टॉप 10, ये तो आय की बहुत गहरी खाई दिखाता है। बिल्कुल। और यही नहीं, कॉर्पोरेट मुनाफा भी कुछ ही बड़ी कंपनियों तक सिमटता दिख रहा है, जैसे भारतीय एयरटेल, IOC, HCL वगैरह। अच्छा। जबकि जो आम उपभोक्ता के सामान बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके मुनाफे में कमी आई है, शायद लागत बढ़ने और शहरी मांग में कमी की वजह से। और रोजगार का क्या हाल है? क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ना चाहिए। देखिए, तीसरा चिंताजनक पहलू वही है। IT सेक्टर में गिरावट की खबरें तो आ ही रही हैं। अप्रैल में ही 23,000 से ज्यादा नौकरियां जाने की बात है। और एक ट्रेंड ये भी दिख रहा है कि स्थायी नौकरियों की जगह गिग इकोनॉमी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाले या अस्थायी काम, उन पर जोर बढ़ रहा है। हाँ, गिग इकोनॉमी की चर्चा तो काफी है। जी, और इसकी आलोचना हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया जैसे लोगों ने भी की है। ये रोजगार की क्वालिटी पर उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। और एक बात और थी, शायद सरकारी लक्ष्यों में कुछ उतार चढ़ाव। हाँ, उसका भी जिक्र है। जैसे वाणिज्य मंत्री जी के 2047 तक अर्थव्यवस्था के आकार को लेकर जो अनुमान है वो बदलते रहे हैं। कैसे? कभी कहा गया $30 ट्रिलियन, कभी 35, एक बार $55 ट्रिलियन तक भी कहा गया, फिर वापस 30-35 ट्रिलियन डॉलर पर आ गए। इससे थोड़ी अस्पष्टता तो लगती है। जी, तो इससे एक साफ दिशा या रणनीति को लेकर सवाल उठते हैं। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटे तो तस्वीर क्या बनती है? तो देखिए, सार ये है कि एक तरफ तो ये सच है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है। पिछले 10 साल में करीब $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर $4 ट्रिलियन तक पहुंची है। जी। और ग्लोबल रैंकिंग भी सुधरी है, 10 में से 4 स्थान पर आना बड़ी बात है। सरकार और नीति आयोग विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर काफी आशावान है और राज्यों को साथ लेकर चलने की बात भी कर रहे हैं। ये तो हुआ एक पहलू। हाँ। वहीं दूसरी तरफ ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ आकार या रैंकिंग ही काफी नहीं है। सवाल यह है कि ये प्रगति कितनी समावेशी है। क्या इसका फायदा सब तक पहुंच रहा है? बिल्कुल। क्या रैंकिंग में सुधार आम लोगों की आर्थिक स्थिति, उनके रोजगार की सुरक्षा, उनके जीवन की गुणवत्ता में भी दिख रहा है? क्या GDP का साइज ही विकास का अकेला पैमाना हो सकता है, या हमें उसके वितरण और प्रभाव को भी देखना होगा? सही। तो आज हमने भारत के चौथी अर्थव्यवस्था बनने के इस दावे के दोनों ही पक्षों को समझने की कोशिश की। एक तरफ आधिकारिक उत्साह है, दूसरी तरफ कुछ अहम सवाल भी हैं। हाँ, और ये पूरी चर्चा कहीं ना कहीं हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो क्या? कि किसी भी देश की तरक्की का, उसके विकास का असली मतलब क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का साइज है, डॉलर्स या ट्रिलियंस में? या फिर ये उस देश के नागरिकों की खुशहाली है, उनको मिलने वाले अवसरों की बराबरी है, उनकी जीवन की गुणवत्ता है? सही बात। GDP के आंकड़ों से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। एक विकसित देश को कौन से संकेतक सही मायनों में परिभाषित करते हैं, शायद इस पर और विचार करने की जरूरत है।